स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हमारे पास किस किस्म के ऑपरेटर्स हो सकते हैं हमारे C++ प्रोग्राम में। किस किस्म के ऑपरेटर्स? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला वाला है यूनरी, दूसरा है बाइनरी और तीसरा है टर्नरी। यूनरी का मतलब है 1 ऑपरेंड, बाइनरी का हो गया 2 ऑपरेंड, यानी कि 2 ऑपरेंड इसमें हैं जिन पे हम वो ऑपरेशन कर सकेंगे। टर्नरी में हमारे पास 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल एक लेंगे। अगर हमारे पास प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जब भी हम ये यूज करते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर, तो उसके लिए हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा a प्लस प्लस, इसका मतलब है कंपाइलर के लिए a इज इक्वल टू a प्लस 1। अगर हमारे a का वैल्यू पहले 1 है, तो इस ऑपरेशन के बाद a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, इसके साथ दूसरा ऑपरेटर भी आता है, डेट इज डिक्रीमेंट, डबल माइनस। वो क्या करता है? एक वैल्यू कम। तो बाइनरी हम सबको पता ही है कि इसमें प्लस आता है, माइनस आता है, मॉड्यूलर डिवीजन आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, इसके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेरिएबल है, a इसमें 5 है, b इसमें 10 है। हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, हम लिखते हैं a प्लस b, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो c के पास a और b का एडिशन आएगा। तो जब भी हम प्लस यूज करेंगे तब हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होंगे। माइनस, उसके लिए भी 2, डिवीजन उसके लिए भी 2, मॉड्यूलर डिवीजन उसके लिए भी 2, मल्टीप्लिकेशन उसके लिए भी 2। तो उसके बाद तीसरा है टर्नरी। इसमें क्या होता है? इसमें एक कंडीशन होती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन अगर फॉल्स हो, तो इसके लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का चैप्टर जो टॉपिक है फुल फ्लेज्ड ऑपरेटर्स है। हमारे पास किस किस किस्म के ऑपरेटर, लेकिन ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब हमारे पास यूनरी में कितने होंगे, बाइनरी में कितने होंगे, टर्नरी कैसा ऑपरेटर हम यूज करेंगे, ये अलग से टॉपिक है। तो ये इसमें से जो हम इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें टोकन्स हमने पढ़े, आइडेंटिफायर्स पढ़े, कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े, अब ऑपरेटर्स पढ़े, कीवर्ड्स पढ़े, हेडर फाइल्स हमने देखी, मेन फंक्शन हमने देखी, सी इन सी आउट हमने देखा। तो हम अब आपको ये बताएंगे कि एक C++ का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी हम C++ प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रक्चर उसका कैसे होगा, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। सबसे पहले ये याद रखना है, जब भी हम C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो पहली लाइन जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन की होती है। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं इसका ऑथर कौन है, डेट कब है, क्लास कौन सी है, किसने लिखी है, ठीक है, नाम क्या है। ये चीज़ें हम पहली लाइन में लिखेंगे जो कंपाइल नहीं होती है, यानी कि कमेंट लाइन हम एक लिखेंगे। उसके बाद ये तो पहला होता है। उसके बाद हेडर फाइल्स, हमारे इस प्रोग्राम में कौन कौन सी हेडर फाइल्स होंगी जो हम लिखते हैं हैश, जो प्रीप्रोसेसर ऑपरेट डायरेक्टिव है उसको यूज करके हैश, फिर लिखते हैं इंक्लूड, फिर हेडर फाइल का नाम। जो हम अपने इस हमारे इस कोर्स में देखेंगे, हमारे पास ज़्यादातर हम 2 हेडर फाइल्स देखेंगे। एक है iostream.h और दूसरी है conio.h। तो इसका फुल नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और इसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये हमें कुछ फंक्शंस, जो कैरेक्टर फंक्शंस है, जो हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कभी यूज़ करेंगे, उसके लिए हम conio.h और iostream तो हमें यूज़ करना ही करना है, क्योंकि iostream में हमारे इनपुट और आउटपुट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में देखा था सी इन और सी आउट के बारे में हमने पढ़ा था। ये 2 ऑब्जेक्ट्स है किस क्लास के, आई स्ट्रीम और
IOStream क्लास की। इसलिए हमने IOStream हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज किया है, इंक्लूड किया है, ताकि इसके अंदर देखो ये ऐसे है, ये एक क्लास है, हम ऐसे एग्जांपल में देंगे, इसका नाम है OStream, ठीक है, और दूसरा क्लास है यहाँ पे, उसका नाम है ICStream। मुझे अपने प्रोग्राम में cout फंक्शन को यूज करना है, या cout ऑब्जेक्ट को यूज करना, और cin ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो मुझे क्या करना है, या तो मेरे पास ऐसा कोड होना चाहिए कि मैं cout को अपने तरीके से लिख सकूं, cin के लिए अपना कोड लिखूं, क्योंकि प्रोग्राम में जो भी हम चीज यूज करेंगे वो कंपाइलर को पता होनी चाहिए कि ये क्या काम करती है। तो हमारे लिए कंपाइलर में आसान है कि in और cout ऑलरेडी डिफाइंड है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन के हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो हम इनको एक साथ ही लिख सकते हैं IOStream, यानी कि ICStream क्लास और OStream क्लास में जो भी चीजें हैं वो हम अपने प्रोग्राम के लिए अवेलेबल रखते हैं, ठीक है। तो वी मेक देम अवेलेबल विद द इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हम जरूर हेडर फाइल्स को लिखेंगे, क्योंकि हेडर फाइल्स के बगैर हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। क्योंकि जब हम हेडर फाइल्स नहीं लिखेंगे और फिर cin और cout यूज करेंगे, ये बोलेगा cin एंड cout नॉट डिफाइंड। कंपाइलर को पता नहीं है कि ये cin और cout क्या है। इसको कब पता चलता है, जब हम इसको बोलते हैं कि हमने इतने प्रोग्राम में IOStream.h का मतलब है हेडर फाइल को हमने इस्तेमाल, और इस हेडर फाइल के अंदर क्या है, इसके अंदर cin और cout की डेफिनेशन मौजूद है, वो हमें सिर्फ यूज करना है, ठीक है। सो दीज आर द हेडर फाइल्स वी रिक्वायर व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। तो हम दूसरे पार्ट पे आ गए प्रोग्राम के। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो प्रोग्राम में हर एक जगह जाने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स में डिक्लेयर करेंगे वो हम प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में यूज कर सकते हैं, या इस हेडर फाइल के बाद हमारी क्लास डेफिनेशंस भी आ सकती है। हम क्लासेस को यूज करते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का हिस्सा पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें हम क्लास का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वो क्लास हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, हेडर फाइल्स के बाद ही, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल अगर होंगे इफ ये ऑप्शनल है। तो उसके बाद क्लासेस के बाद हम मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन यानी कि MAIN, ये ऐसे हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। मेन फंक्शन के बगैर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। और इस मेन फंक्शन को हम बोलते हैं, ये वो फंक्शन है जो जहां से कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। तो अगर हमने पहले भी वेरिएबल्स लिखे हैं, हेडर फाइल्स डिक्लेयर किए हैं वो, लेकिन कंपाइलेशन जब स्टार्ट होगी तो वो कहाँ से होगी, वो मेन से स्टार्ट होगी। मेन जहां भी होगा वहां से ही कंपाइलेशन स्टार्ट होती है, प्रोग्राम कंपाइल वहीं से। उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन जो है मेन, ये कंपाइलर को पता है कि ये मेन फंक्शन है, लेकिन कुछ यूजर अपनी फंक्शंस भी यूज कर सकता है अपने प्रोग्राम में, उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वो मेन के अंदर भी आ सकते हैं, मेन के बाहर भी हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक टेम्पलेट है C++ प्रोग्राम में। जो आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि जब भी हम प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कमेंट लाइन लिखेंगे। इस कमेंट लाइन में हम क्या लिखेंगे, इस प्रोग्राम का नाम, इस प्रोग्राम का डेट, इस प्रोग्राम का आथर, ये 2-4 चीजें हम ऊपर कमेंट में लिख सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम 1 साल 2 साल के बाद इसी प्रोग्राम को फिर से देखेंगे, या 2 महीने के बाद भी देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोग्राम करता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम हेडर फाइल्स लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ग्लोबली, तो वो हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा क्लास या हमारी आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ ये देखा कि हमारा जो C++ प्रोग्राम है वो कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हेडर फाइल्स के बाद हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं या मेन फंक्शन लिखते हैं, और मेन फंक्शन के बाद या अंदर भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था, हाउ डू वी राइट, हाउ डू आवर C++ प्रोग्राम लुक लाइक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज आपने ये देखा कि एक C++ प्रोग्राम में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।